नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। और इस बुलेटिन में हर वो जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, हर एक राज्य से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मॉनसून सत्र में इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी संसद में सरकार को सपोर्ट करने वाली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि परिसीमन बिल को लेकर के शरद पवार की पार्टी के स्टैंड में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिस पर शरद पवार की पार्टी ने पिछली बार 131वें संविधान संशोधन बिल यानी कि परिसीमन बिल का विरोध किया था। वो इस बार परिसीमन बिल का सपोर्ट करेगी। शरद पवार की एनसीपी के सभी 8 सांसद लोकसभा में परिसीमन बिल के सपोर्ट में वोट डालेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि परिसीमन बिल पर सरकार के आग्रह पर शरद पवार की पार्टी तैयार हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी के 28 में से 20 सांसद पहले ही एनडीए के सपोर्ट में आ चुके हैं। साथ ही उद्धव के 9 में से 6 सांसद तो शिवसेना यूबीटी छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हो चुके हैं। और अब शरद पवार की पार्टी के सपोर्ट में आने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 332 तक पहुंच जाएगा। और समीर भी से मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला भी हुआ है और अब ये भी जानकारी आ रही है कि शरद पवार की पार्टी भी सपोर्ट कर सकती है, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी बैठक हुई है, क्या जानकारी इसको लेकर है? ये मन कैसे बदल गया शरद पवार का? क्या राजनीतिक संकट दिखाई दिया अपनी पार्टी के सामने, या फिर आइडियोलॉजी को लेकर? क्या ये पूरी कहानी है इसको लेकर? फिलहाल अगर हम देखें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार गुट है उसने लगभग अपना मन बना लिया है कि जो परिसीमन बिल है और साथ ही साथ जो महिला आरक्षण बिल है, दोनों को सपोर्ट किया जाएगा, जो संसद के सत्र में, मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। ऐसे समय में शरद पवार की पार्टी के ऊपर भी ये बादल मंडरा रहे थे कि उनका एक जो अलग गुट है, जो एक धड़ा है, जो चाहता है कि एनडीए के साथ जाया जाए, एनडीए में शामिल हुआ जाए या उन्हें सपोर्ट किया जाए। कहीं ना कहीं उनकी भी पार्टी फिर से टूट के कगार पे थी, जो 2022 में थी, वही फिर से मंजर उनके सामने हो सकता था। उसको भी ध्यान में रखते कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी तय हुई है कि एनडीए को, यानी कि खासकर ये जो बिल है, इसको संसद में समर्थन दिया जाए। और खासकर क्योंकि पिछली बार देखा है कि पूरी तरह से बिल का समर्थन नहीं किया गया था, उसके विरोध में खुद शरद पवार भी रहे थे। ऐसे में इस बार कुछ बदलाव के साथ, जो कि कह रहे हैं कि 50% अगर ओवरऑल कर दिया जाता है, जिससे जो खासकर जो साउथ के जो राज्य हैं उनमें एक डर है कि उनकी संख्या उस तरह से नहीं बढ़ेगी जितने की नॉर्थ की सीट्स बढ़ सकती हैं, इसको भय को कम कर दिया जाए। उसमें अगर क्लियरिटी अगर बिल में सरकार ले आती है तो निश्चित रूप से बिल को समर्थन संसद में किया जाएगा। ये लगभग स्ट्रैटेजी है। इसको लेकर आज 12 बजे में सुप्रिया सुले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करेंगी, क्योंकि खबरें ये भी मिल रही है कि डीएमके हो या बाकी के भी जो समर्थन में नहीं थे, वो इस बिल को समर्थन करने की कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक मन बना लिया था। ऐसे में सुप्रिया सुले अपनी पार्टी को लेकर तो स्टैंड करेंगी क्लियर, साथ में जो इंडिया अलायंस है उसमें क्या एक मत बना है इस बिल को लेकर, उसमें भी एक स्पष्टता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ सकती है। ठीक है समीर, यानी कि एनडीए की राह बहुत ज्यादा आसान हो सकती है अगर, क्योंकि जो 360 जो जादुई 2/3 आंकड़ा है, वो एनडीए ऐसा लग रहा है कि तुरंत इसे पालेगी, कोई चुनौती सामने नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक समर्थन जो है सांसदों का एनडीए को मिलता जा रहा है, ऐसे में स्थिति अगर देखें कि 2/3 बहुमत की जरूरत है, क्योंकि संशोधन बिल है संविधान में, ऐसे में 2/3 की जरूरत होती है। लेकिन जो अभी भी जो आंकड़ा है उससे जो उसको पार करने के लिए 2/3 तक पहुंचने के लिए अभी काफी मशक्कत है। लेकिन हम जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं कि शरद पवार के भी 8 सांसद समर्थन में अगर उतर जाते हैं, पहले से ही उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे भी अगर ये मन बना लेते, क्योंकि उनके पास अभी भी 3 सांसद है लोकसभा में, वो भी अगर मन बना लेते हैं और स्ट्रैटेजिक इंडिया अलायंस के तय हो जाती है, तो निश्चित रूप से एक राह जो है दोनों बिल पास करने के वो अड़चने दूर हो सकती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इंडिया अलायंस जो है खासकर बैठकर, फिर कांग्रेस हो, डीएमके हो, बाकी के विरोधी पक्ष जो इस पूरे बिल के विरोध में रहे, वो बैठकर अभी निश्चित रूप से क्या तय करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि राह एनडीए की आसान होती हुई नजर आ रही है पार्लियामेंट में, कि ये बिल लगभग उसको समर्थन मिल सकता है। बिल्कुल समीर, शरद पवार पर कहीं ना कहीं प्रेशर भी था, उनके सांसद भी अलग हो सकते थे, विधायकों ने भी प्रेशर बना रखा है, और यही वजह है कि शरद पवार को कहीं ना कहीं सपोर्ट में अब इस परिसीमन बिल के आना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। चिदम्बरम ने दावा किया है कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल यानी कि 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में दोबारा ला सकती है, जो कि अप्रैल में 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से लोकसभा में गिर गया था। चिदम्बरम का यह भी दावा है कि इसके लिए शरद पवार की एनसीपी और स्टालिन की डीएमके के साथ बीजेपी संपर्क में है। ये दोनों संसद में सरकार का साथ दे सकते हैं। दरअसल अप्रैल से जुलाई तक संसद का सीन काफी बदल चुका है। ममता दीदी के 28 में से 20 सांसद टूटकर अलग पार्टी में शामिल हो गए हैं और एनडीए के सपोर्ट में आ चुके हैं। तो वहीं उद्धव के 9 में से 6 सांसद टूटकर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अप्रैल में एनडीए की ताकत 298 थी, जो अब बढ़कर 324 तक पहुंच गई है। अब लोकसभा में मौजूदा सांसदों की जो संख्या है वो 540 है। 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसद चाहिए। एनडीए का आंकड़ा बढ़ करके 324 पहुंच चुका है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 36 सांसदों की ही जरूरत है। अब अगर शरद पवार के 8 सांसद और स्टालिन के 22 सांसदों का सपोर्ट मिल जाता है तो यह आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा, यानी कि 2/3 बहुमत से सिर्फ 6 सांसद कम रह जाएंगे। और अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब कांग्रेस का कलह सुलझाने के लिए इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक के लिए पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मीटिंग में पहुंचे हैं, लेकिन वो तुरंत बैठक से निकल आए और कहा कि मैं 10 मिनट में फिर से लौट रहा हूं। बताया जा रहा है कि मीटिंग में भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस को लेकर अपनी रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे। अब देखिए, पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए बघेल 5 दिन तक पंजाब के दौरे पर थे और 11 जुलाई को चन्नी गुट के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें चन्नी गुट के 3 मांगे रखी थी। चन्नी गुट की पहली डिमांड ये थी कि राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद से तुरंत हटाया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि चरणजीत चन्नी को सीएम का फेस घोषित किया जाए और तीसरी शर्त ये थी कि उम्मीदवारों के चयन में चन्नी की राय को तवज्जो दी जाए। और इसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर भी बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। विजय, क्या इस वक्त चल रहा है, क्योंकि कितने दिनों से ये कलह चल रही है, सुलझ नहीं पा रही, भूपेश बघेल इसे सुलझा नहीं पाए, लेकिन सीधा सीधा ये तो मैसेज दे दिया था कि आला कमान जो कहेगा वही होगा और राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा। आज की बैठक में अब क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आज की बैठक में ये तो है कि कांग्रेस पार्टी पुनर्विचार कर रही है अपने फैसले पर। रिव्यू की बात जो है वो बार बार सामने आ रही है। भूपेश बघेल से कल जो है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी। उस बैठक में यही तय हुआ कि अब केसी वेणुगोपाल जो है पहले भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और फिर उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो रणनीति है वो तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि केसी वेणुगोपाल आने वाले दिनों में दोनों खेमों के नेताओं से भी मुलाकात करे। भूपेश बघेल जो मिलकर 5 दिन के अपने दौरों में उन्होंने दोनों गुटों से बात की। वो रिपोर्ट जो है आज आला कमान को यानी केसी वेणुगोपाल को उन्होंने सौंपी है और इस रिपोर्ट के बाद आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। इससे पहले प्रताप सिंह बाजवा से भी केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की। अब बात ये की जा रही है कि क्या कोई बीच का रास्ता कांग्रेस पार्टी निकालेगी या फिर राजा वड़िंग को हटाएगी, क्योंकि चन्नी खेमा चाहता है कि राजा वड़िंग को हटा दिया जाए और किसी बीच के रास्ते की गुंजाइश से चन्नी खेमा पूरी तरह से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि राजा वड़िंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड नेता हैं और अगर राज्य का प्रधान ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो पार्टी आने वाले चुनाव में जीत नहीं पाएगी, किसी को भी कोई भी पद दे दीजिए। तो चन्नी गुट को राजा वड़िंग पद से हटाए जाएं, इसके अलावा उनकी कोई और मांग नहीं है और उससे कम भी वो किसी और चीज पर एडजस्ट करने वाले नहीं है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि कोई बीच का रास्ता या रिव्यू करके कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए, दोनों खेमे जिसमें संतुष्ट हो जाएं, ऐसी संभावना बहुत ही कम लग रही है। कांग्रेस पार्टी को अगर चन्नी गुट को साधना है तो उसको राजा वड़िंग को हटाना ही पड़ेगा। अब देखना होगा कि आला कमान क्या फैसला लेता है। विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच प्रताप बाजवा का क्या बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर के, वो भी सुनाते हैं। केसी वेणुगोपाल क्या कुछ बातचीत हुई है? सारा कुछ दसांगे। 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ और आपसे सारी बात डिटेल में कर 10 मिनट। और अब बात पूरे देश में मंदिरों में चढ़ावे के नाम पर हो रहे खिलवाड़ की। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला अब तक शांत नहीं हुआ और कई और बड़े मंदिरों में इसी तरह की खबरें आ रही हैं।
बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की चोरी सामने आने के बाद बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को जेल भेजा जा चुका है। तो अब वैष्णो देवी मंदिर में भी सवाल उठ रहे हैं। यहां पर करोड़ों रुपए की चांदी में गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। अब राम मंदिर में चंदा चोरी का विवाद ठंडा हुआ भी नहीं था कि एक के बाद एक मंदिरों से चढ़ावा के छलावा सामने आ रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में भी चंदा चोरी की जांच चल रही है, तो अब वैष्णो देवी मंदिर को लेकर के भी एक नया विवाद सामने आया है। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राम मंदिर चंदा चोरी के बाद एक और विवाद सामने आया, जिसमें वैष्णो देवी मंदिर में नकली चांदी का मामला। भक्तों ने 550 करोड़ की चांदी चढ़ाई, जिसका वजन तकरीबन 20 टन बताया गया है। श्राइन बोर्ड ने यह बताया कि इसमें से सिर्फ 30 करोड़ की चांदी ही असली पाई गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। श्राइन बोर्ड के दावे के खिलाफ एक वकील जम्मू के सीजीएम से शिकायत की, जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 29 जुलाई को चांदी से जुड़े रिकॉर्ड्स कोर्ट में तलब किए हैं। श्राइन बोर्ड का यह दावा है कि भक्तों ने नकली चांदी चढ़ाई, जबकि शिकायतकर्ता ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर इतने लोगों ने नकली चांदी क्यों चढ़ाई। क्या असली चांदी को नकली बताया जा रहा है? क्या भक्तों की आड़ में किसी की चांदी हो रही है? क्योंकि क्राइम ब्रांच से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो शिकायतकर्ता ने आखिरकार कोर्ट का रुख किया। अब सवाल ये उठता है कि वैष्णो देवी के दरबार में क्या भक्तों ने नकली चांदी वाकई में चढ़ाई है, या श्राइन बोर्ड के दावे पर कितना यकीन किया जाए। ये विवाद आखिर है क्या, पहले इसे आप समझिए। ये पूरा मामला वैष्णो देवी के दरबार में नकली चांदी चढ़ाए जाने से जुड़ा है, जिसमें श्राइन बोर्ड ने सरकारी मिंट में पिघलाने के बाद से ये दावा किया है। कहा है कि 550 करोड़ की चांदी थी, तकरीबन 20 टन, उसमें से 5 से 6% यानी कि 30 करोड़ की ही चांदी असली निकली। और इस पर याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इन्होंने श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई जो चांदी थी, लगभग 20 टन चांदी जो थी, इन्होंने सरकारी मिंट में जो था उसको पिघलाकर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो था वो वहाँ पे भेजा। और ये कहा गया कि जो 20 टन चांदी जिसकी कीमत बाजार में लगभग 550 करोड़ थी, उसमें से सिर्फ 20 से 30 करोड़ की चांदी ही जो थी वो असली थी, बाकी सारी की सारी जो थी ये कहा गया कि वो सारी जो है श्रद्धालुओं ने नकली चढ़ाई। तो ये अपने आप में मेरे लिए समझना और इसको मानना बहुत मुश्किल था कि ये कैसे संभव है कि लाखों लोग अलग अलग जगहों से उठ के आते हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मेरठ से, कोई पुणे, बेंगलोर, ऐसे स्थानों से आते हैं। अलग अलग जगहों से आकर वो अलग अलग दुकानों से ये सारा खरीदते हैं। किसी एक व्यक्ति ने अगर 20 टन चढ़ाई होती तो ये मानना समझना इतना मुश्किल नहीं था कि हो सकता है उसके साथ धोखाधड़ी हो। देखिए, माता वैष्णो देवी के दरबार में रोजाना हजारों भक्त आते हैं, दान में रुपए, पैसे, सोना चांदी सब चढ़ाते हैं। तो क्या इतने भक्तों ने जानबूझकर माता के साथ छलावा किया, या इतने भक्तों के साथ चांदी खरीदने के दौरान छलावा हुआ, या फिर मामला कुछ और है? ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। तकरीबन 500 करोड़ की चांदी नकली बताई जा रही है, और अब 29 जुलाई को जम्मू के सीजेएम इस पूरे मामले की सुनवाई भी करने वाले हैं, जिस पर एक वकील की शिकायत पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और चांदी से जुड़े रिकॉर्ड्स तलब किए हैं। दरअसल वकील का ये कहना है कि श्राइन बोर्ड के इन दावों पर आसानी से हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि असली चांदी चुरा करके नकली चांदी वहां पर रख दी गई हो। क्राइम ब्रांच जो है, मैंने अप्रोच किया कि जो क्रिमिनल हमारा सिस्टम है, मशीनरी, उसको मूव करूं, वो पता करें कि इसके पीछे सत्य क्या है, हुआ क्या, या क्या ये बोर्ड के अंदर जो है वो चेंज हुई है, ये मिंट में चेंज हुई है, ये जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन हुई है वहां पे चेंज हुई है, या हो भी सकता है अगर इनके पास तथ्य आते हैं कि लाखों लोगों ने जो थी वो लाखों लोगों ने ही जो है वो नकली चढ़ाई। इसलिए जब क्राइम ब्रांच में गए तो क्राइम ब्रांच ने लंबे समय पर इसके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। मजबूरन मुझे कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच से स्टेटस रिपोर्ट मांगा। स्टेटस रिपोर्ट में क्राइम ब्रांच ये कहता है कि हमें इनकी शिकायत तो मिली और हमने अप्रूवल भी ले लिया, और अप्रूवल के बाद हमने किसी और एजेंसी को इसको दे दिया। तो जो अपने आप में कानूनी जो था वो गलत था, क्योंकि कानून ये बोलता है कि जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वो अपने आप में पुलिस स्टेशन है, क्राइम ब्रांच के एसएसपी उसके थानेदार है, एसएचओ हैं, तो फर्ज इनका बनता था किसी और को कानून के हिसाब से किसी और एजेंसी को नहीं सौंप सकते। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज अहम दिन है। पूरे मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप सकती है। यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का और वक्त दिया था, जो आज पूरा हो रहा है। अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी की टीम अयोध्या जाकर चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा मंदिर के सेवादारों के भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में एसआईटी कई बड़े नामों का खुलासा कर सकती है। और इस बीच अयोध्या पुलिस ने आज सुबह चढ़ावा चोरी के 2 आरोपी सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को रिमांड पर ले लिया है। अब दोनों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है।
पुलिस को दोनों की 14 घंटे की रिमांड मिली है और इस दौरान पुलिस सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को उनके ठिकानों पर भी ले जा सकती है। इससे पहले पुलिस अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपने वाली है और एसआईटी ने इसके पहले 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि सीसीटीवी में 40 दिन के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत दर्ज हुए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि अनिल मिश्रा को राम मंदिर चढ़ावा की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी चढ़ावे की गिनती में लगे लोगों की चेकिंग या ड्रेस कोड का पालन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी तरह एसआईटी ने रिपोर्ट में काउंटिंग के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव पर भी लापरवाही का आरोप लगाया था। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज का वो दिन काफी अहम है क्योंकि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तमाम उन ट्रांजैक्शन के ट्रेल की जानकारी, छापेमारी, रेड, पूछताछ के बाद आने वाली है और उम्मीद हर राम भक्त यही कर रहा है कि बड़ा से बड़ा खुलासा हो और जिन लोगों ने, जो लोग दोषी हैं, उनका नाम इसमें सामने आए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके का आज का दिन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि एसआईटी को जो एक्स्ट्रा 15 दिन दिए गए थे यूपी सरकार की तरफ से, वो 15 दिन आज पूरे हो रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद सेकंड हाफ में एसआईटी अपनी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, संजय प्रसाद जो सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह हैं, अपर सचिव मुख्यमंत्री हैं, उनके जरिए मुख्यमंत्री तक प्रेषित करेगी और ये उम्मीद की जा सकती है कि एसआईटी ने अगले 15 दिनों में जो चीज़ें नोट डाउन की हैं, जो चीज़ें उनके सामने आई हैं, कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं, किस तरीके से चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने न सिर्फ चोरी की है बल्कि जिन जिम्मेदार लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो बाकायदा इस पूरे मामले में न सिर्फ नज़र रखेंगे बल्कि एक्शन लेंगे, तो उनकी तरफ से भी जो चीज़ें सामने आई, जो लापरवाही सामने आई, जो नियमों को देखते हुए शिथिलता सामने आई, जो एसओपीज का पालन ना करना सामने आया, तो पहली अगर आरंभिक रिपोर्ट की बात किया जाए तो अनिल मिश्रा पर ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठाए थे एसआईटी की रिपोर्ट ने कि जिस तरीके से एमओयू हुआ था, जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें हुई थी, अनिल मिश्रा की तरफ से जो पर्यवेक्षण किया गया वो पूरी तरीके से शिथिल था, वो पूरी तरीके से लापरवाही भरे था और ये भी उसे बताया गया था कि किस तरीके से टिन्नू यादव के ऊपर कोई जिम्मेदारी ना होते हुए, ट्रस्ट का सदस्य ना होते हुए, जिस तरीके से उसके पास कुंडियों की चाबी थी, दान पेटिकाओं की चाबी थी, वो ये दिखाता था कि चंपत राय का बेहद करीबी आदमी टिन्नू यादव किस तरीके से पूरे मंदिर में अधिपत्य चलाता था। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आज जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, अयोध्या पुलिस ने जो आज आरोपियों की रिमांड ले रखी है, उसके बाद बहुत सारी चीजें कंक्लूसिव होंगी और उसके बाद ये पता लग सकेगा कि इस पूरे मामले में जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, नजर इस एसआईटी रिपोर्ट पर यह है कि क्या इस एसआईटी रिपोर्ट में आता है, क्या कुछ नए नाम जुड़ेंगे या फिर क्या क्या नए खुलासे इस एसआईटी रिपोर्ट में होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चढ़ावा चोरी के सारे आरोपी 29 जून से जेल में बंद हैं। पुलिस उसके बाद से सभी को एक एक करके रिमांड को लेकर के उनसे पूछताछ भी कर रही है और इसी सिलसिले में पुलिस को आज सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा की 14 दिन की रिमांड भी मिली है और आज सुबह से दोनों से पूछताछ भी जारी है। सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ पे अहम सुराग मिलने की उम्मीद है क्योंकि वो काउंटिंग के प्रभारी थे। पूरी काउंटिंग उन्हीं की निगरानी में होती थी, लेकिन सुभाष श्रीवास्तव ने पैसे गिनने वाले कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली। तो वहीं रमाशंकर मिश्रा के बैंक खातों में 7 लाख रुपए से ज्यादा रकम मिली है। अयोध्या में इसके कुछ घर से कुछ जरूरी कागजात पुलिस को मिले हैं। रमाशंकर मिश्रा पिछले 5 साल से राम मंदिर में ड्यूटी कर रहा है और उसके पहले वो मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के फोटो खींचकर कमाई करता था। अब पुलिस रमाशंकर मिश्रा से बहराइच वाले घर में भी तलाशी ले चुकी है। चढ़ावा चोरी के 2 आरोपियों से पुलिस आज पूछताछ कर रही है, तो वहीं उन पर दूसरी तरफ लवकुश मिश्रा का शिकंजा भी कस रहा है क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या के शाहगंज में बन रहे लवकुश मिश्रा के मकान पर नोटिस चिपका दिया है और इस नोटिस में लवकुश मिश्रा की पत्नी को भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के सामने आज मकान से जुड़े दस्तावेज लेकर पेश होना होगा। करीब 1000 वर्ग फीट में बन रहे मकान की जमीन लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर खरीदी गई है, इसीलिए नोटिस उनके नाम पर भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर लवकुश मिश्रा की पत्नी इस नोटिस का आज जवाब नहीं देती है तो मकान को सीज कर लिया जाएगा। हम इस समय अयोध्या के शहादतगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर मेरे ठीक पीछे आप जो मकान देख रहे हैं, दरअसल ये मकान है लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम खरीदी गई अक्टूबर 2025 की वो प्रॉपर्टी जिस पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अब नोटिस चस्पा कर दिया है।
कि पहले मौका दिया गया था, पहले कोई जवाब नहीं दिया गया, मानचित्र से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं सौंपे गए और आज यानी कि 15 तारीख को अंतिम मौका दिया गया है सुप्रिया मिश्रा को कि वो जो भी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज है, मानचित्र स्वीकृति से संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी इस मकान पर कराई गई हो ज़मीन को खरीदने के बाद, उसको अयोध्या विकास प्राधिकरण के सामने पेश करना होगा। अब फिलहाल इस मामले में जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई की जद में ये पूरा मकान आ गया है। दरअसल 1000 स्क्वायर फीट की ये ज़मीन है और इस 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन को पूरी तरीके से मकान के रूप में तब्दील कर दिया गया है। हम इस समय ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं, इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। इन सारे जगहों पर बाकायदा जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा था। अभी में बात अब यूपी से बंगाल तक बुलडोजर एक्शन की, जिसमें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर के हंगामा मच चुका है। हैरानी की बात ये रही कि स्पॉट पर बीजेपी के ही 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फोर्स को तैनात करना पड़ा। दरअसल दुर्गापुर में विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दुर्गापुर के करंगपाड़ा इलाके में किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके क्लब बनाया गया था। प्रशासन ने अभियान के दौरान टीएमसी समेत कई यूनियन का दफ्तर हटाया। शुभेंदु सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। 50 साल करीब ये पार्टी ऑफिस हम लोग का है। ये ट्रेड यूनियन का CI2 का ऑफिस था। इस ऑफिस से वो कारखाना का जो जितना वर्कर लोग था, ये वर्कर लोग वहाँ पर बैठता था, खाना पीना होता था। उस ऑफिस से मजदूर का जो मांग था, जो हक था, ये मांग लेके मूवमेंट होता था। तो आज जो सरकार चेंज हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये सरकार का पॉलिसी यही हुआ, बुलडोजर का सरकार बन गया है। जहां जत्र तत्र जहां पर जो मिल रहा है वो तोड़फोड़ कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओंकार, जरा बताएं कि कहां पर ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। जी देखिए, पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर इलाके के कोकोवेन थाना अंतर्गत जो अवैध कब्जा किया गया था, कई सालों से इस जगह पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के मजदूर संगठन ही नहीं, इसके अलावा लेफ्ट के मजदूर संगठन के भी यहाँ पर दफ्तर हुआ करता था। तो ये जगह जो है, ये जगह सरकारी ज़मीन है और इस जगह के लगातार नोटिस भी दिया गया था कि इस जगह से वो अपना पार्टी दफ्तर हटा ले। तो ये पार्टी दफ्तर लगातार नोटिस देने के बाद भी जब नहीं हटाया गया, तो उसके बाद जैसे कि देखा गया कि बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और बुलडोजर के जरिए ये जो तमाम जो दफ्तर था, ये लेफ्ट का जो मजदूर संगठन का जो दफ्तर था, तृणमूल कांग्रेस का मजदूर का संगठन का जो दफ्तर था, इसके अलावा कांग्रेस का मजदूर संगठन का जो दफ्तर था, ये सभी दफ्तरों को इस जगह से बुलडोजर के जरिए हटा दिया गया, क्योंकि ये जगह अवैध तरीके से काफी सालों से इस जगह को दखल करके रखा गया था, एनक्रोचमेंट करके रखा गया था। तो इसी के दौरान शुभेंदु सरकार का यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और दुर्गापुर के कोकोवेन थाना के अंतर्गत जितने भी अवैध कब्जा किया हुआ जगह था, उस जगह को हटा दिया गया बुलडोजर के जरिए। बिल्कुल ओंकार, जिस तरीके से लगातार बुलडोजर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ऐसे में जहां जहां अवैध कब्जे हैं वहां पर ये पीला पंजा चल रहा है और शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि कहीं भी अवैध कब्जा मंजूर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी के संभल में अवैध कब्जे पर एक बार फिर एक्शन हुआ है। 10.5 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई ईदगाह मस्जिद मीनार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। करीब 6 घंटे तक चली कार्रवाई में एक अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। अब ईदगाह की 30 फीट की 2 मीनारों को भी जमींदोज कर दिया गया है। 5 करोड़ से ज्यादा की सरकार जमीन पर कब्जा किया गया। पिछले 3 से 4 साल से इन जमीनों पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके बाद से कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा और अप्रैल में ही इन सभी अवैध कब्जों को हटाने का निर्देश मिलने के बाद अब एक्शन शुरू हो चुका है। संभल के मड़न गांव में ये कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन को लेकर एहतियातन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इलाके में की गई है। संभल जिले के डीएम, एसपी, तहसीलदार समेत सभी बड़े अफसर मौके पर मौजूद हैं। आरएएफ के भी 100 जवान तैनात किए गए हैं। 2 नायब तहसीलदार और 8 लेखपालों ने पूरी पैमाइश के आधार पर अवैध कब्जे को हटवाने का काम किया है। अब सरकारी जमीन पर बने 2 मकान को भी तोड़ दिया गया है। संभल के डीएम स्पॉट पर मौजूद थे। 10.5 बीघा जमीन पर पिछले कई सालों से कब्जा किया हुआ था। ये सभी सरकारी और कब्रिस्तान की जमीनों पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था।
प्रशासन के मुताबिक पिछले 3 से 4 सालों से अचानक से इस इलाके में एक्टिविटीज काफी बढ़ गई और अवैध कब्जा पर कमर्शियल यूज में जमीनों को लाए जाने का टारगेट था। उससे पहले ही प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर चलवा दिया है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध ईदगाह बना करके और प्लॉटिंग करके कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इसमें धारा 67 के अंतर्गत लेखपाल ने तहसीलदार कोर्ट में आख्या दाखिल की। उसमें पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार कोर्ट से 21 अप्रैल को ये निर्णय हुआ था और इस कब्जे को अवैध पाया गया था। उसके बेसिस पे न्यायालय के आदेश के क्रम में इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सर कितनी टोटल भूमि थी सर? ये लगभग 6000 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है, 10.5 बीघा, और सड़क के किनारे की जमीन है। इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। सर कब से इस पर कब्जा? लगभग बताया जाता है कि लगभग 3-4 सालों से कम इस पर कब्जा था और भी लगातार प्रयास किए जाए थे। प्लॉटिंग यहाँ चल रही थी। इससे अंदेशा है कि इसका भविष्य में कमर्शियल तौर पे उपयोग किए जाने की संभावना थी। संभल के मड़न गांव में बुलडोजर एक्शन के दौरान माहौल ना बिगड़े, इसे लेकर प्रशासन सतर्क था। जनपद संभल के मड़न गांव में कब्रिस्तान की 10.5 बीघे जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए ईदगाह और विभिन्न प्रकार की तमाम गतिविधियां हैं को चलाया जा रहा है। उसको संज्ञान में लिया गया और प्रशासन के द्वारा यहाँ पे उसको डिमोलिश करवाया जा रहा है। यहाँ पे 3 थानों की फोर्स और RRF की टुकड़ी के साथ में शांतिपूर्वक तरीके से उस कब्जे को हटवाया गया। और इस पर रुचि कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुचि, लगातार हम देख रहे हैं संभल में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कुछ दिन पहले भी इसी तरीके से एक मजार पर, मस्जिद पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। अभी इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है और भी कितने ऐसे कब्जे हैं जिन पर ये पीला पंजा चलना बाकी है? अगर संभल की अकेले बात करेंगी तो आप देखेंगे कि करीब 60-65 से ज़्यादा वहाँ पर जो प्रशासन है उसने ईदगाह, कब्रिस्तान, मदरसों में अतिक्रमण पाया और वहाँ बुलडोज़र एक्शन हो चुका है। अब और जो शिकायतें जिस तरह से प्रशासन के पास आती हैं उस तरह से कार्रवाई होती है। जैसे ये जो बात है, इसकी शिकायत हुई थी कि ये ज़मीन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो प्रशासन वहाँ पहुँचा और जो वहाँ पे ईदगाह बनी हुई थी उसको गिराया गया है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा फोर्स तैनात थी। तो अब पूरी जो बुलडोज़र का एक्शन है वो पूरा हो चुका है। जो अतिक्रमण है वो हटाया जा चुका है और क्योंकि पुलिस काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे इलाके में, इसलिए कानून व्यवस्था वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अभी हमारी SP से बात हुई, उनका कहना है कि किसी भी तरह का कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बुलडोज़र की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जैसे जैसे शिकायत प्रशासन के पास और आएंगी वैसे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन का कहना है। जी बिल्कुल रुचि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब खबर जम्मू कश्मीर से। राजौरी में सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट मोड में हैं। थाना मंडी इलाके से एक CCTV सामने आया है जिसमें 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। इसके बाद से इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात का ये CCTV फुटेज है जिसमें दोनों आतंकी एक ही ड्रेस में एक जैसे हथियार लेकर सड़क पर नजर आए। अब इसके बाद से वहां पर हलचल काफी बढ़ गई। फोर्स और सुरक्षा बलों को टीम जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई। पूरे इलाके को खंगाला गया। आसपास के जंगल वाले इलाकों को घेर करके वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। स्थानीय लोगों को भी अलर्ट रहने की अपील की है। आया ये पहला आया, ये दूसरा आया, ये भाई सेम ड्रेस सेम वेपन आया, ये पहला आया। तो आप देख सकते हैं कि इस CCTV फुटेज में जो कि राजौरी का है, इसमें कई संदिग्ध व्यक्ति जो हैं वो पाए जा रहे हैं जिनके हाथों में हथियार है। अब इनको पकड़ लिया गया है। क्या कार्रवाई हो रही है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, क्या एक्शन लिया गया इस फुटेज के सामने आने के बाद? देखिए
थाना मंडी रजौरी की ये तस्वीरें हैं जब सीसीटीवी में 2 मिलिटेंटों की तस्वीरें जो है कैप्चर हुई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है। करीबन थाना मंडी के आसपास 6 ऐसे गांव हैं जहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये दोनों जो मिलिटेंट्स है या आधुनिक हथियारों से लेस है। निस्संदेह ही जैसे ही ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैप्चर हुई उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन अभी जारी है, क्योंकि रजौरी एक ऐसा इलाका है जो काफ़ी घने जंगलों वाला इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है, और मिलिटेंटों की मूवमेंट जो है ज़्यादा उसी फॉरेस्ट एरिया में देखी जाती है। ये एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए रहता है कि फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन को लॉन्च करने के बाद मिलिटेंटों की तलाश करना, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि सीसीटीवी में कैप्चर होने के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि कश्मीर के पुलवामा में 2 लश्करी तैयबा के टॉप कमांडर्स की तस्वीरें सीसीटीवी कैप्चर में हुई थी और उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया था और 4 दिनों के बाद लश्करी तैयबा के एक टॉप कमांडर को मार गिराने में सफलता हासिल की गई थी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल सुरक्षा बल की एजेंसियां इस वक्त कर रही है वो कहीं ना कहीं जो है मिलिटेंटों के खिलाफ जो है एक बड़ा कार्रवाई के तौर पर जो है सामने आ रही है। बड़े ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन को भी जैसे ही ये 2 दिखते हैं वैसे ही पुलिस और आर्मी की टीम उन्हें दबोच लेगी और लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, दबिश चल रही है इन दोनों को पकड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि शहर शहर थाली में जहर परोसा जा रहा है। मिलावटखोरों का ऐसा जाल बिछा है कि जिसे भेद पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र के कई ऐसे शहर जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में मिलावटखोरी के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। एफडीए और पुलिस ने कई शहरों में छापेमारी की है। 10 से 12 जुलाई के बीच पूरे राज्य में 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा का मिलावटी दूध जब्त किया गया। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में 2 करोड़ 30 लाख का नकली दूध की बिक्री का खुलासा हुआ। मुंबई के भी कई नामी होटल्स पर एफडीए का हंटर चला है। अब दूध में डिटर्जेंट, पाम ऑयल और जहरीला केमिकल मिलाए जाने का खुलासा हुआ है। मिलावटखोरों ने ऐसा जाल बिछा लिया है कि जिसमें हम और आप फंसते जा रहे हैं। इसी तिलिस्म को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले रहा है। 9 करोड़ 21 लाख का नकली दूध बरामद हुआ है अब तक। यहां पर एक फैक्ट्री में छापा मारा गया और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। तो वहीं उधर मुंबई में भी कई होटल्स की जांच की जा रही है। खाद्य विभाग के ऑफिसर्स के भी होश उड़ चुके हैं इस छापेमारी के बाद। गंदगी का अंबार यहां पर मिला। नकली तेल, नकली सामान का जखीरा पाया गया। उधर सोलापुर में भी कई दूध फैक्ट्रियों में भारी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद एक्शन तेज कर दिया गया है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के धाराशिव से है, जहां फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने जबरदस्त छापेमारी की है। महाराष्ट्र के धाराशिव में एफडीए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 2,30,470 किलो नकली दूध का पाउडर बरामद किया गया। जहरीले केमिकल्स मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाने का भांडाफोड़ किया गया। करीब 2 करोड़ 30 लाख लीटर नकली दूध बेचने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के पुलिस की एसआईटी मिलावटखोरों के ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है और सभी फिलहाल फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है। जहरीला दूध मतलब की मौत की घूंट। धाराशिव में हुई छापेमारी के बाद से कई ऐसे खुलासे हुए हैं। मिलावटखोरों पर एफडीए और पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। 2 करोड़ 30 लाख लीटर जहरीला दूध बाजार में खपा देने का शक है। करीब 9 करोड़ 21 लाख का नकली दूध बेचा जा चुका है। ये लोग दूध में डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल और जहरीला केमिकल मिला रहे थे, जो लोगों तक पहुंच रहा था। अब ये एक्शन पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। फूड डिपार्टमेंट मिलावटखोरों के खिलाफ फुल ऑन एक्शन मोड में है। मुंबई में भी कई होटल्स पर हंटर चला है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, मुंबई में भी मिलावटखोरों पर जबरदस्त एक्शन हुआ। जांच के दौरान कई होटल्स और रेस्टोरेंट में गड़बड़ी पाई गई है। मुंबई के 3 ऐसे होटल्स जिसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। वहीं अमरावती में भी एक ऐसा होटल है जिसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। भिवंडी में छापेमारी के दौरान 1 करोड़ का नकली दूध बरामद हुआ। पूरे महाराष्ट्र में 32 होटल और रेस्टोरेंट्स की ढाबों की जांच की गई है। 8 प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर चेतावनी दी गई है, जबकि 4 का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। अब कुल 1 करोड़ 68 लाख की नकली खाद्य सामग्री जब्त हो चुकी है। मुंबई में 3 नामी ऐसे होटल्स हैं जिनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र में फूड डिपार्टमेंट फुल एक्शन मोड में है। जहां जहां शिकायत मिल रही है वहां जहर के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सोलापुर में भी बड़ा एक्शन हुआ। सोलापुर में नकली दूध की फैक्ट्रियों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया है। सोलापुर के 2 इलाकों से 62,000 लीटर नकली दूध जब्त किया गया है।
जिनका 11 करोड़ से ज्यादा का स्किम्ड मिल्क पाउडर जब्त किया गया है। कई मिल्क डेयरी से दूध के नमूने लेकर के जांच के लिए भी भेज दिया गया है। किन किन फैक्ट्रीज पर एक्शन हुआ, क्या क्या मिला, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल एक फैक्ट्री जिसमें 15 लाख रुपए के नकली दूध जब्त किए गए, दूसरी फैक्ट्री ऐसी जिसमें 24,498 लीटर नकली दूध नष्ट किया गया है। वहीं तीसरी फैक्ट्री से 11 करोड़ 11 लाख रुपए का मिल्क पाउडर जब्त किया गया है। और अब खबर हरियाणा के नूह से आ रही है। सड़क पर खुलेआम स्टंटबाजी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों स्टंटबाज सड़क पर थार और ट्रैक्टर में रस्सी से बांधकर खींच रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और दोनों स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया। अब वीडियो हम आपको दिखाते हैं। थार और ट्रैक्टर की ताकत आजमाने के लिए दोनों को रस्सी से बांध करके सड़क पर खींचा जा रहा है और इस दौरान थार सवार ने ट्रैक्टर को काफी दूर तक खींचते हुए ये ले गया और आगे जाकर ट्रैक्टर पलट जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और दोनों स्टंटबाज अनवर और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। स्टंटबाजों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और दोबारा कभी ऐसी गलती ना करने का वादा किया। साथ ही दूसरों से भी ऐसा स्टंट ना करने की अपील की। किया था, आइंदा ऐसे स्टंट कोई ना करे, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमें कानून का ज्ञान नहीं था, हमसे गलती हो गई है, भविष्य में से गलती नहीं। अब बताया जा रहा है कि दोनों स्टंटबाजों के बीच ताकत आजमाने की शर्त लगी थी। वीडियो में देखा भी गया कि आपने भारी भरकम कैसे ट्रैक्टर की थार खींच ले गई और इसके पीछे की असली वजह क्या है वो आप समझिए। थार का इंजन 130 हॉर्स पावर का होता है, जबकि ट्रैक्टर का जो इंजन है वो 7 हॉर्स पावर का होता है। यानी कि थार का इंजन ट्रैक्टर से 2 गुना होता है। थार और ट्रैक्टर के बीच खींचतान की बात करें तो सड़क पर थार तो खेतों में ट्रैक्टर की पकड़ बेतोड़ है। सड़क पर थार के टायर चिपक कर चलते हैं जबकि ट्रैक्टर के टायर फिसलते हैं। जो वीडियो आपने देखा है कि कुछ इसी वजह से ट्रैक्टर मात खा गया। और दोनों की वजन की बात करें तो थार का वजन 1.8 टन है, यानी कि 1800 किलोग्राम होता है, जबकि ट्रैक्टर का वजन उससे ज्यादा यानी कि 2.2 टन यानी कि 2200 किलोग्राम के आसपास होता है। और थार और ट्रैक्टर की ताकत को देखने के लिए ये जोर आजमाइश वहां पर की गई, लेकिन स्टंटबाजी का भुगतान अब इन दोनों को करना पड़ा। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे की एयरपोर्ट टनल में हुए भीषण हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा टनल धुआं हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब धुएं के कारण टनल के अंदर विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई, जिससे वहां से गुजर रहे वाहन ड्राइवर्स में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर कोई पैनिक सिचुएशन में आ गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि कार सवार समय रहते वाहन से बाहर निकल आए। हादसे के वक्त टनल के पुलिस तैनात थी और जैसे ही टनल के भीतर से धुआं निकलता हुआ दिखा, धुएं के कारण ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम वहां पर एक्टिवेट हो गया, जिससे आग ज्यादा नहीं फैल पाई। वहीं वहां मौजूद पुलिस टीम ने फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई और महज 12 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब महाराष्ट्र से आए खौफनाक हादसे का वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें वसई विरार में तेज बारिश के बीच एक इमारत की छत पर लगा टीन शेड भरभरा कर एक महिला के ऊपर जा गिरा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 महिला रास्ते से जा रही थी और तभी अचानक से छत पर लगा ये टीन शेड महिला के ऊपर गिर जाता है। दूसरी महिला भागकर अपनी जान बचाई और हादसे में महिला को गंभीर चोट भी आई है। घटना 5 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। तो महाराष्ट्र के वसई का ये दर्दनाक हादसा, जिस सीसीटीवी में कैद हुआ है कि किस तरीके से एक शेड महिला के ऊपर आकर गिर जाता है। हालांकि दूसरी महिला किसी भी तरीके से बच जाती है। बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। रास्ते को लेकर हुए मामूली विवाद में आर्मी के जवान और उसके पिता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद भी जब बदमाशों का मन नहीं भरा तो शव पर लाठी से वार करते नजर आए। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया है। अब जब पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बाप बेटे की सरेआम गांव में हत्या से पूरे इलाके में दहशत है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
चाचा जगदीशवा मार जगदीशवा भैया बाप रे। मृतक जवान की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो अपने बहनोई की मौत के बाद 2 दिन पहले छुट्टी पर घर आया था। पिता पर फायरिंग की बात सुनकर जैसे ही जवान मौके पर पहुंचा, बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बदमाश गाली देते हुए हाथ में बंदूक लहरा रहे हैं। अब गांव के लोगों का कहना यह है कि दोनों आपस में रिश्तेदार थे और जमीन को लेकर इन दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पूरे 1 किलोमीटर के बाद आगे न जाए के चाहिए। और अब खबर महाराष्ट्र के वसई से है, जहां पर अचानक से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आग के गोले में तब्दील हो गई। वसई के आनंद नगर इलाके में दुकान के बाहर खड़े एक स्कूटर में आग लग जाती है। स्कूटर में पहले धमाका हुआ और किसी को कुछ समझ नहीं आया। इतनी ही देर में स्कूटी से आग निकलने लगी, बड़ी बड़ी लपटें वहां से उठने लगी। स्कूटर में आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त स्कूटर में आग लगी उस वक्त दुकान में 2 कर्मचारी मौजूद थे। गनीमत ये रही कि आग दुकान तक नहीं फैली, जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब स्कूटर के मालिक का ये कहना है कि वो इसे 15 अप्रैल को ही खरीदा था। 3 महीने में स्कूटर का ये हाल हो गया है। फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है कि स्कूटर में धमाका बैटरी में खराबी की वजह से हुआ या फिर किसी दूसरी वजह से। इस पूरी घटना के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से स्कूटर कुछ ही सेकंड में आग का गोला बन गया। हालांकि 3 महीने पहले खरीदे हुए स्कूटर में कैसे ऐसे आग लग सकती है, क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, क्या बैटरी में किसी तरीके की खराबी थी, इसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन स्कूटर मालिक का कहना है कि इतनी जल्दी कैसे आग लग सकती है 3 महीने पहले खरीदे हुए स्कूटर में, और इससे पहले भी कई घटनाएं देखी हैं जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों में इस तरीके से आग लगी है। अब खबर तेलंगाना से, जहां एसीबी ने आय से ज्यादा संपत्ति बनाने के आरोप में चीफ इंजीनियर को अरेस्ट किया है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति बरामद की है। चीफ इंजीनियर का नाम बी रविंदर है, जिसके ऊपर करप्शन के जरिए लगभग 100 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप है। अब चीफ इंजीनियर के खिलाफ एसीबी को बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने बी रविंदर के घर पर, उसके दफ्तर पर, रिश्तेदार और करीबियों से जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। फिलहाल करप्शन के मामले में केस दर्ज करके HMDA के चीफ इंजीनियर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीबी को छापेमारी में इंजीनियर के घर से बेहिसाब संपत्ति बरामद हुई है। शहर के बाहरी इलाकों में 5 प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसकी कीमत 38 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं 2 करोड़ 7 लाख रुपए की कीमत वाले 4 फ्लैट्स का भी पता चला है। चीफ इंजीनियर के घर से 1.44 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी, 12.5 किलोग्राम चांदी के गहने, 3.8 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही 45 लाख का बैंक बैलेंस भी मिला है। एसीबी ने छापेमारी में 9 लाख के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी जब्त किया है। चीफ इंजीनियर के घर से लगभग 1.16 करोड़ की कुल कीमती वाली 4 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं, जिनमें इनोवा हाईक्रॉस है, टाटा सफारी, इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा XUV भी शामिल हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के उल्लासनगर से है, जहां से हिट एंड रन का मामला सामने आया। शहर के बिरला गेट पर एक तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर सवार बाप बेटे दोनों वहीं जमीन पर गिर गए, जिसमें ज्यादा चोट लगने की वजह से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। अब घायल बेटे का इलाज जारी है। ये पूरी घटना जिस वक्त हुई जब देवेंद्र सिंह अपने बेटे संजय को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी कार सवार एक जाने माने बीजेपी नेता का बेटा है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं उसी एक्सीडेंट का, महाराष्ट्र के उल्लासनगर का। कैसे यहां पर एक पिता और बेटा जा रहे होते हैं, टक्कर में स्कूटर सवार पिता की मौत हो गई। टक्कर के बाद कार सवार कैसे बिना इन लोगों की मदद किए वहां से मौके से फरार हो जाता है। और अब खबर केरल के से आपको दिखाते हैं, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार इनोवा कार टक्कर के बाद सड़क पर कई बार पलटी हुई नजर आई। राहत की बात यह रही कि हादसे में गाड़ी का एयरबैग खुल गया, जिसकी वजह से कार में बैठे लोगों की जान बाल बाल बच गई।
भयानक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में दो गाड़ियां आपस में पहले टकराती हैं। टक्कर के बाद इनोवा का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो कई बार पलटती है और फिर काफी दूर तक फिसलती चली जाती है। बाद में इनोवा बिजली के खंभे और वॉल से टकराकर रुक जाती है। हालांकि राहत की बात ये रही कि एयरबैग वक्त पर खुल गए, जिसकी वजह से गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे उनकी जान बच गई है। लेकिन जितना ये हादसा जिस तरीके से हुआ है, ऐसे में बेहद ही दर्दनाक हादसा है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके की जनहानि का नुकसान नहीं हुआ।